हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 2 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें मैं बिजनेस रिस्क, फिनेंशियल रिस्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और एसेट बीटा के डिटर्मिनेशन का क्या प्रोसेस होता है, काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आप असाइनमेंट में अपने वर्ड्स में कुछ लिख पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आता है तो आप लिख सकेंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एसेट बीटाज। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ताकि आपको क्लेरिफाई होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एसेट बीटा क्या होता है और इसके डिटर्मिनेशन का क्या प्रोसेस होता है, जिससे कि आपको क्लियरली रिस्क और रिस्क के मेजरमेंट की कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो सबसे पहले हमें रिस्क का मतलब पता होना चाहिए। रिस्क क्या है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। फ्यूचर में अगर कोई लॉस की पॉसिबिलिटी है, हमें कुछ लॉस हो सकता है, तो इसे हम रिस्क कहते हैं। इसको मेनली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। दोस्तों, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में यह जाना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक इक्विटी और दूसरा डेट। इक्विटी यानी कि ओनर्स ने खुद अपना पैसा लगाया है, डेट यानी कि बैंक एटसेट्रा से लोन लिया है। तो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डेट के प्रपोर्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर दें और रिस्क का इवैल्यूएशन करें तो इसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। इसको हम सिंपली यह बोल सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस है, उसका जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है और इसके एक्सपेंस को मीट नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से जो भी रिस्क जनरेट होता है उसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। जैसा कि हमने जाना कि डेट फैक्टर को इसमें कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है और यह रिस्क अराइज करता है हमारे मार्केट में कंपटीटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है और डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ बिजनेस है। तो दोस्तों, सिंपल है ऐसा रिस्क जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इग्नोर करने के बाद पूरा बिजनेस के चलते, बिजनेस अगर प्रॉफिट मेक नहीं कर पा रहा है, बिजनेस अगर लॉस इनकर कर रहा है ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज सच दैट कंपटीशन, उसके कंपटीटर्स मार्केट में उससे अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज हो गया है, पॉलिसीज है बिजनेस की, इन सारी चीजों के चलते जो रिस्क जनरेट होता है उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अगर इसको डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो पहला है इसका इंटरनल रिस्क। ऐसा कोई भी बिजनेस रिस्क जो कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग के चलते होता है उसे इंटरनल रिस्क कहते हैं। हो सकता है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे कि कंपनी को लॉस हो, कंपनी में जो हायरार्की है, डिफरेंट जो पोस्ट्स हैं उनके चलते, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इन सारी चीजों के चलते जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनके चलते जो रिस्क होता है उसे हम इंटरनल रिस्क कहते हैं। उसी तरह जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं सच दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी कोई ऐसी आ गई जो फर्म के बिजनेस के अपोजिट है तो भी उसको रिस्क होगा। कंपटीटर्स बिजनेस से अगर बेटर कंपटीटर्स है मार्केट में तो भी एक तरह का रिस्क है। कस्टमर्स अगर आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं तो यह भी एक तरह का रिस्क है। सप्लायर्स अगर एक एबंडेंस में मटेरियल को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनकी जो सप्लाई है वो फॉल्टी है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनके चलते जो रिस्क होता है वो एक्सटर्नल रिस्क हम बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी रिस्क बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फायर हो गया, फ्लड हो गया, जो भी इन सारी चीजों के चलते एक बिजनेस को रिस्क होता है कि उसकी इंडस्ट्री में कोई फायर लग जाए, फ्लड आ जाए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, तो इस तरह के चलते जो प्रॉपर्टी पे बिजनेस के रिस्क होता है उसे हम प्रॉपर्टी रिस्क कहते हैं। लायबिलिटी रिस्क सिंपल है दोस्तों, अगर बिजनेस किसी लॉसेस को बियर करने के लिए लायबल है तो उसे हम लायबिलिटी रिस्क कहते हैं। सपोज हमने कोई अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल कर दिया और उसके बाद कस्टमर उसमें रिटर्न, रिपेयर या के चलते कोई भी लॉस हो रहा है तो इसके चलते जो रिस्क इंपोज होगा उसे लायबिलिटी रिस्क कहते हैं। स्पेक्युलेटिव रिस्क ऐसा रिस्क जिसमें प्रॉफिट और लॉस
दोनों की चांसेस होती हैं, उनको स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं, जिसमें स्पेक्यूलेशंस किए जाते हैं। सपोज किसी बिजनेस ने अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो यह हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो, दोनों तरह की चांसेस हो सकते हैं, तो इसे हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। प्योर रिस्क, ऐसा रिस्क जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस की ही चांसेस हैं, उसको प्योर रिस्क कहते हैं। पेरिशेबल आइटम, सपोज किसी का सब्जियों का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का बिजनेस है और अगर बाय द वे वो उसकी डेफिनेट टाइमिंग में सेलिंग नहीं होती है, तो इन आइटम्स के सड़ने का डर रहता है। इस तरह के जो रिस्क हैं, इसको हम प्योर रिस्क बोलते हैं, क्योंकि ये श्योर है, इसमें लॉस ही होगा। इंश्योरेबल रिस्क, ऐसे रिस्क जिसको हम एक इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर सकते हैं, उनसे उसको हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। हमें अपने प्रोडक्ट को ब्लू डार्ट या किसी कंपनी के थ्रू डिलीवर करती है। डिलीवरी करने के टाइम पे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह की चीजों में डैमेज होता है, तो ये इंश्योर्ड होता है, तो इस तरह का जो रिस्क है उसे इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। नॉन इंश्योरेबल रिस्क की बात करें तो ऐसा रिस्क जिसको कंपनी इंश्योरेंस के थ्रू कवर नहीं कर सकती है, उसे हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। सपोज हमारे प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, डिमांड में कमी आ गई है, इसके चलते कंपनी लॉस इनकर कर रही है, तो इस तरह के रिस्क को इंश्योरेंस के द्वारा कवर नहीं किया जा सकता, तो इस तरह का रिस्क नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाता है। तो इस तरह से हमने बिजनेस रिस्क को समझा दोस्तों। उसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें, तो ऐसा रिस्क जिसमें अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिस तरह से हमने जाना कि डेट और इक्विटी और डेट ये दोनों चीजें होती हैं, तो डेट वाला जो फैक्टर है उसको भी अगर हम कंसीडर करें, बिजनेस रिस्क में हमने डेट के फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के चलते, डे टू डे बिजनेस की फंक्शनिंग के चलते जो रिस्क हो रहे थे उनको कवर किया था। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क में, कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम इक्विटी के साथ डेट का भी जो रिस्क है उसको भी कवर कर लें, तो इस तरह का जो रिस्क होता है उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। इसको हम डेट और इक्विटी के रेशियो से मेजर करते हैं। अगर फर्म अपनी डेट फिनेंसिंग को, फर्म नॉट यूजिंग डेट फिनेंसिंग हैव नो फाइनेंशियल रिस्क। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, अगर किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें डेट का प्रपोर्शन ही नहीं है, फर्म की जो पूरी फिनेंसिंग है वो सिर्फ इक्विटी के थ्रू है, तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क, कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही हमने जाना कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट प्रपोर्शन है उसके चलते जो रिस्क आता है उसको फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। और अगर किसी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन है नहीं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क होगा, फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। अगर इसके हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो पहला है मार्केट रिस्क। ऐसा रिस्क जो मार्केट प्राइस है शेयर्स के, उसके फ्लक्चुएशन के चलते होता है, स्टॉक्स के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के चलते होता है, उसे मार्केट रिस्क कहते हैं। क्रेडिट रिस्क, अगर हमारे जो डेटर्स हैं उनको हम डेट नहीं दे पा रहे हैं, रिस्क ऑफ फेलिंग डेट, अब हम डेट को नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह का जो रिस्क होता है उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क ऑफ फेलिंग शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस, अगर हम शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लिक्विडिटी इतनी नहीं है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको हम जल्दी से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो इस तरह का जो रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क, फर्म का अगर कोई इंटरनल ऑपरेशन है वो लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इस तरह का रिस्क ऑपरेशनल रिस्क होता है। सपोज फर्म के प्रोडक्ट फॉल्टी क्वालिटी के हैं और फर्म के इंटरनल ऑपरेशन इतने सफिशिएंट नहीं है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाया जा सके, तो इसे हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। लीगल रिस्क, अगर फर्म ने कोई लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है, तो इस तरह की चीजों को लीगल रिस्क कहते हैं। सपोज कोई इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है फर्म से, इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो भी फर्म को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, तो इस तरह का जो रिस्क है उसे हम लीगल रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने फाइनेंशियल रिस्क को समझा और बिजनेस रिस्क को समझा। दोस्तों अगर हम डिटर्मिनेशन ऑफ एसेट बीटास की बात करें, तो सबसे पहले हमें बीटा समझना काफी जरूरी है कि बीटा क्या होता है। बीटा कुछ भी नहीं दोस्तों, बीटा रिस्क के मेजरमेंट को, रिस्क यानी कि वोलेटिलिटी के सिस्टमेटिक रिस्क, यहां पे दोस्तों दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसके मेजरमेंट को, सिस्टमेटिक रिस्क या वोलेटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बीटा इज वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। जो भी स्टॉक में वोलेटिलिटी होती है मार्केट
इंडेक्स के रेस्पेक्ट में उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर किसी स्टॉक की बीटा की वैल्यू 3 है और मार्केट की जो इंडेक्स है, यानी कि जिसे हम निफ्टी बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं, वो 10% से अप करती है, तो जो अगर स्टॉक की बीटा की वैल्यू 3 है और मार्केट की इंडेक्स 10% से ऊपर जा रही है, तो जो स्टॉक होगा वो 30% से, यानी 3 टाइम्स उससे तेजी से बढ़ेगा। और अगर मार्केट है, मार्केट का जो इंडेक्स है वो 10% से गिर रहा है, तो जो स्टॉक है वो 30% से, उससे 3 टाइम्स ज्यादा वैल्यू से गिरेगा। तो जो भी मार्केट के स्टॉक का मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, उसको मेजर करता है बीटा। फिर से हम बता सकते हैं कि बीटा क्या है? रिस्क का, सिस्टमेटिक रिस्क का, वॉलेटिलिटी का एक मेजरमेंट है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कितनी उसकी वॉलेटिलिटी है। अगर बीटा की वैल्यू 3 है, मार्केट 10% से रेस कर रहा है, तो वो स्टॉक 30% से 10 इंटू 3 इक्वल टू 30% से रेस करेगा। बीटा की वैल्यू 3 है, अगर मार्केट की इंडेक्स 10% से फॉल कर रही है, तो वो स्टॉक 10 इंटू 3 यानी कि 30% से फॉल करेगा। अब दोस्तों, बीटा जो होता है वो दो तरह का होता है। हमने जाना कि बिजनेस रिस्क और दूसरा है फिनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क में हमने जाना कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ बिजनेस के चलते जो रिस्क इंपोज होता है उसे बिजनेस रिस्क कहते हैं। और फिनेंशियल रिस्क में डेट का भी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन है, उसको भी कंसीडर करते हैं। तो इस तरह का जो रिस्क होता है वो बिजनेस रिस्क के साथ फिनेंशियल रिस्क यानी कि डेट के प्रोपोर्शन को भी कवर करता है। तो जो बिजनेस रिस्क को हम जिस चीज से मेजर करते हैं दोस्तों, वो है अनलीवर्ड बीटा, उसे अनगियर्ड बीटा या एसेट बीटा भी कहते हैं। क्यों यहां अनलीवर्ड, लीवर्ड का मतलब है डेट का यूज नहीं कर रहे हैं, अनलीवर्ड यानी लीवरेज का मतलब होता है दोस्तों डेट, कर्जा, उधार, हमने कितना डेट लिया है। तो बिजनेस रिस्क में डेट का प्रोपोर्शन कंसीडर नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम जो मेजर करते हैं वो अनलीवर्ड बीटा, अनगियर्ड बीटा या एसेट बीटा से मेजर करते हैं। और जो हमारा फिनेंशियल रिस्क है, जिसमें हम डेट के प्रोपोर्शन को यूज कर रहे हैं, डेट के प्रोपोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम लीवर्ड बीटा, क्योंकि लीवर्ड का मतलब ही होता है डेट, उधार या कर्जा, तो उसको हम मेजर करते हैं। जो हमारा फिनेंशियल रिस्क है उसको हम लीवर्ड बीटा, गियर्ड बीटा या इक्विटी बीटा से मेजर करते हैं, क्योंकि ये फिनेंशियल रिस्क हमेशा बिजनेस रिस्क के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इसे हम बीटा लीवर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो बिजनेस रिस्क है, जो फिनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क का कॉम्बिनेशन है, वो बीटा लीवर्ड है, और सिर्फ जो डेट के चलते बिजनेस रिस्क हो रहा है उसको बीटा अनलीवर्ड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका जो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड, ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस डेट बाई इक्विटी 1 माइनस टी। यहां पे दोस्तों 1 माइनस टी का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि टैक्सेस के चलते जो कुछ हमें रिडेम्पशन मिल जाते हैं, डिडक्शन में हमें टैक्स डिडक्शन हो जाता है डेट प्रोपोर्शन होने के चलते, इसलिए हमने यहां पे 1 माइनस टी कर लिया है। तो जो बीटा लीवर्ड है, यानी कि जो डेट और इक्विटी दोनों को कंसीडर करने के बाद जो हमारा बीटा है, बीटा अनलीवर्ड 1 प्लस डेट बाई इक्विटी इंटू 1 माइनस टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे बीटा एल लीवर्ड बीटा है, बीटा यू अनलीवर्ड बीटा है, डी जो डेट का प्रोपोर्शन है, ई इक्विटी का प्रोपोर्शन है, और जो टी है वो टैक्सेस है। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियरली ये जो एसेट बीटा, अनलीवर्ड बीटा, अर्जेंट, ये अनगियर्ड बीटा, एसेट बीटा, और उसी तरह से लीवर्ड बीटा, गियर्ड बीटा और इक्विटी बीटा काफी सिंपली समझ में आएगा। दोस्तों अगर इस स्लाइड को हम ध्यान से देखें तो बीटा काफी इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि बीटा क्या होता है। इसमें सपोज एक कंपनी है, उसका 2 करोड़ का कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि कंपनी ने 2 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। उसमें मैं डिफरेंट केसेस को लिया हूं जिसमें इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है और डेट का प्रोपोर्शन अलग अलग है, इसको यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है काफी क्लियरली। तो अगर हम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करें तो हमें काफी आसानी से समझ में आएगा। और हम ये मानते हैं कि फर्म सपोज बैंकरप्ट हो जाती है और उसके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए बचते हैं, उस केस में रिकवरी क्या होगी, इसको भी मैं रिप्रेजेंट किया हूं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। इस स्लाइड से हमें 2 चीजें दोस्तों पता चलेंगी। पहला, बीटा का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और दूसरा
हम ये जानते हैं कि डेट का प्रपोर्शन बढ़ने से कैसे रिस्क बढ़ जाता है फर्म के पर्सपेक्टिव से, ये भी चीज हम जानेंगे इस स्लाइड को देख करके। तो सिंपल है दोस्तों, 2 करोड़ रुपए फर्म ने फिनांस किए हैं और फर्म बैंकरप्ट कर गई है और उसके पास 1 करोड़ रुपए बचे हैं। और अब ये 2 करोड़ जो फिनांस किए गए, डिफरेंट केसेस हम इसके ले सकते हैं। सपोज फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा जो 2 करोड़ है वो इक्विटी के द्वारा या ओनर्स के द्वारा ही लगाया गया है। ओनर्स ने कोई भी डेट, कोई कर्जा, लोन कुछ भी नहीं लिया है, तो डेट का प्रोपोर्शन 0 है। इस केस में दोस्तों जो रिकवरी है, इक्विटी होल्डर्स की जो रिकवरी है, अगर बैंकरप्ट हो जाती है फर्म 1 करोड़ और उसके पास 1 करोड़ रुपए बचते हैं, तो जो रिकवरी इक्विटी होल्डर्स की होगी वो पूरी की पूरी 1 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि डेट होल्डर्स है ही नहीं है, उनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में दोस्तों अगर बैंकरप्सी होती है तो इक्विटी होल्डर्स की हम परसेंटेज रिकवरी निकालें तो 50% की रिकवरी ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 करोड़ रुपए की इक्विटी थी जिसमें कि 1 करोड़ रुपए उन्हें मिल गए, यानी कि 50% की इनकी रिकवरी हो गई। इसके बाद एक दूसरा केस हम देखते हैं दोस्तों, जिसमें कि 1.6 करोड़ रुपीस जो है वो इक्विटी होल्डर्स के हैं और 0.4 करोड़ रुपीस का फर्म ने लोन लिया है। तो इस केस में अगर फर्म बैंकरप्ट होती है और उसके पास 1 करोड़ रुपए बचते हैं, तो हम सबसे जानते हैं दोस्तों कि डेट होल्डर्स होते हैं उनका सबसे फर्स्ट राइट होता है बैंकरप्सी के बाद, सॉल्वेंसी के बाद वो फर्स्ट राइट क्लेम करते हैं। तो उनका 0.4 करोड़ रुपीस डेट होल्डर्स का है और 1.6 करोड़ रुपीस जो है इक्विटी होल्डर्स का है। तो अगर फर्म जो है वो बैंकरप्ट होती है तो बैंकरप्ट होने के बाद 1 करोड़ में पूरा का पूरा 0.4 करोड़ है डेट होल्डर्स को सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि डेट होल्डर्स का फर्स्ट क्लेम होता है। अब डेट होल्डर्स को 0.4 करोड़ देने के बाद जो भी पैसा 1 करोड़ में बच रहा है, कितना बचेगा? 0.6 करोड़, वो पैसा इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा। तो इस केस में इक्विटी होल्डर ने लगाया था कितना? 1.6 करोड़, उन्हें मिला कितना? 0.6 करोड़। तो इनकी जो रिकवरी है सिर्फ और सिर्फ कितनी बचेगी? 37.5%। यहां हम दोस्तों देख रहे हैं कि डेट का प्रपोर्शन जैसे ही बढ़ गया दूसरे केस में 0 से 0.4 करोड़, इस केस में इक्विटी होल्डर की जो रिकवरी है वो घट गई। इसीलिए बोला जाता है कि जो डेट के थ्रू जो मनी कलेक्शन होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की होता है, क्योंकि जो बैंकरप्सी के केस में जो इनकी रिकवरी होती है वो घटने लगती है, यानी कि जो रिस्क है वो बढ़ने लगता है। अगर हम तीसरा केस एज्यूम करें दोस्तों, तो फर्म ने 1.5 करोड़ रुपीस इक्विटी से इकट्ठा किए हैं और 0.5 करोड़ रुपीस डेट से इकट्ठा किए हैं। इस केस में अगर फर्म बैंकरप्ट करती है और 1 करोड़ रुपए उसके पास बचते हैं, तो सबसे पहले 0.5 करोड़ डेट होल्डर्स के पास चला जाएगा, क्योंकि डेट होल्डर्स को पैसा देने के बाद ही जो पैसा बचता है इक्विटी होल्डर को दिया जाता है। और उसके बाद 1 करोड़ में 0.5 करोड़ चला गया सबसे पहले डेट होल्डर्स को, और जो बच गया 0.5 करोड़ वो मिलेगा इक्विटी होल्डर्स को। तो इस केस में इक्विटी होल्डर्स ने लगाया था कितना? 1.5 करोड़ और बचा कितना? 0.5 करोड़। इनकी जो अब हम रिकवरी परसेंटेज रिकवरी निकालेंगे वो फर्दर घट जाएगी और 33.33% बचेगी। इसी तरह से नेक्स्ट केस में हम माने कि फर्दर डेट का प्रोपोर्शन और बढ़ गया है, 1.2 करोड़ इक्विटी और 0.8 करोड़ इक्विटी कर दिया गया है। फर्दर अगर फर्म बैंकरप्ट करती है और 1 करोड़ रुपए उसमें बचते हैं, तो 1 करोड़ में पहला जो क्लेम होगा 0.8 करोड़ वो डेट होल्डर्स को दिया जाएगा और बचा हुआ 0.2 करोड़, सिर्फ 0.2 करोड़ मिलेगा इक्विटी होल्डर को। तो 0.2 करोड़ यानी कि फर्दर और कम मिलेगा इस केस में इक्विटी होल्डर्स को। तो इन्होंने लगाया था 1.2 करोड़, मिला 0.2 करोड़, तो इस केस में इनकी रिकवरी और कम हो जाएगी 16.67%। और लास्ट केस में हमने दोस्तों लिया है डेट होल्डर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ जा रहा है, फर्म और ज्यादा पैसा डेट से इकट्ठा कर रही है, 1 करोड़ यानी 2 करोड़ के कैपिटल स्ट्रक्चर में आधा पैसा डेट से इकट्ठा कर रही है और आधा पैसा इक्विटी से इकट्ठा कर रही है। इस केस में दोस्तों जो डेट होल्डर्स को सबसे पहले 1 करोड़ चूंकि बैंकरप्ट हो गई है, पूरा का पूरा पैसा 1 करोड़ रुपीस डेट होल्डर को मिलेंगे, इक्विटी होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा और इनकी रिकवरी जो हो गई वो 0% हो जाएगी। तो रिस्क इस केस में मैक्सिमम है, रिकवरी इस केस में मिनिमम है।
तो यहां पे हम देखें दोस्तों, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड 1 प्लस डेट बाई इक्विटी 1 माइनस टी। अगर टैक्स के प्रोपोर्शन को यहां पे हम कंसीडर ना करें तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट केस में अगर हम बीटा जो हमारा है उसको 1 मान लें, बीटा अनलीवर्ड को, क्योंकि यहां पे बीटा अनलीवर्ड को हमने एक अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है, अगर हम इसको 1 मान लें तो नेक्स्ट केसेस में अगर हम बीटा लीवर्ड को कैलकुलेट करें तो 1 पहले केस में 1 प्लस डेट का जो प्रोपोर्शन है 0.4, इक्विटी का प्रोपोर्शन है 1.6, तो यहां पे 1.25 आ गई, जो हमारा लीवर्ड बीटा है 1.25 उसकी वैल्यू आ गई। दूसरे केस में फर्दर जो डेट का प्रोपोर्शन है वो 0.5 है और इक्विटी का प्रोपोर्शन है 1.5, बीटा लीवर्ड 1.33 आ गई। सही भी है दोस्तों, यहां पे जो रिस्क है वो बढ़ रहा है और बीटा लीवर्ड बढ़ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में जो हमारा डेट का प्रोपोर्शन है वो 0.8 है, इक्विटी का प्रोपोर्शन है 1.2 है, फर्दर हमने बीटा लीवर्ड निकाला 1.66 जो फर्दर बढ़ गया, और लास्ट केस में डेट और इक्विटी दोनों का 1% है, 1 करोड़ डेट है 1 करोड़ इक्विटी है, और इस केस में जो बीटा लीवर्ड की वैल्यू है वो फर्दर बढ़ करके 2 हो गई। तो इस अब हम यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, रिस्क फर्म के पर्सपेक्टिव से बढ़ता जा रहा है, बीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बीटा लीवर्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इस तरह दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको यह पूरा बीटा डिफरेंट जो एसेट बीटा क्या है, लीवर्ड बीटा, गियर्ड बीटा, इक्विटी बीटा, अनलीवर्ड बीटा, अनगियर्ड बीटा, और जो भी हमारा बिजनेस रिस्क है, फिनेंशियल रिस्क है, ये पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं फर्दर इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।